हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। हमने एक लीगल करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम अलग अलग स्टेट्स के जो हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जो 2024 में अपने जजमेंट सुनाए हैं उसमें हम केसेस को डील करते थे। मैं आपको समझाता था। अब ये सीरीज मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब से ये सीरीज आपकी डेली आया करेगी जिसमें हम अपने 2024 के लीगल करंट अफेयर्स यानी कि केसेस को पढ़ेंगे। आइए जानते हैं आज की क्लास का पहला जजमेंट। शिवानी त्यागी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। Supreme Court has ruled that suspension of sentence under section 389 CRPC not to be involved merely because convict was in jail for long। देखिए, पहले तो हम जानते हैं कि हमारा जो सेक्शन 389 सीआरपीसी है ये किस बारे में बात करता है। देखिए, ये बात करता है कि अगर कोर्ट में ये सिद्ध हो गया कि व्यक्ति ने ही अपराध किया है, ठीक, और कोर्ट ने उसको पनिशमेंट सुना दी कि मैं यानी कोर्ट चाहती है कि आपको 2 साल की 3 साल की सजा सुनाई जाए। अब क्या होता है, जिस व्यक्ति को सजा सुनाई गई उसका ये अधिकार हो जाता है कि वो उस सजा के खिलाफ जाए अपील कोर्ट में, यानी अपील डाले और अपीलेट कोर्ट में जाए कि इस सजा को कम कर दिया जाए या फिर इसको रद्द कर दिया जाए। अब ऐसा ये हर केस में नहीं है, यानी कि अगर कोर्ट ने आपको सजा सुनाई तो आपको ये अधिकार नहीं होता कि आप हर केस में अपील में जाएं, अगर हम आपराधिक मैटर्स की बात करें। परंतु 389 में बात करी गई है उन मैटर्स की जिसमें आपको बेल का अधिकार है और साथ ही साथ आपको 3 साल तक की सजा मिल सकती है। ठीक है, तो अगर व्यक्ति को सजा मिल चुकी है, अब वो जेल में है, तो वो अपील कैसे करेगा? ऐसे में अपील करने के लिए उसके पास अधिकार यह है कि वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा जिस कोर्ट ने उसको सजा सुनाई है कि सर मैं इस सजा के खिलाफ अपील करना चाहता हूं, प्लीज आप मेरी इस सजा को कुछ टाइम तक के लिए सस्पेंड कर दीजिए, यानी कि स्थगित कर दीजिए, क्योंकि मैं मैटर लेके जाना चाहता हूं अपीलेट कोर्ट में। तो 389 बात करता है सस्पेंशन की। अब यहां पर बात करी गई है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से जेल में बंद है, ठीक है, तो क्या ये लंबे समय से जो व्यक्ति जेल में बंद है, क्या ये अधिकार, क्या ये एक ग्राउंड बन सकता है कि उस व्यक्ति को उसकी जो सजा है उसको उस कुछ टाइम तक के लिए रद्द कर दी जाए, यानी सस्पेंड कर दिया जाए? क्या ये अधिकार हो सकता है? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि खाली इस वजह से कि जिस व्यक्ति को सजा सुनाई गई है वो काफी लंबे समय से जेल के अंदर बंद है, तो ये कोई भी एक आपका आधार नहीं बन सकता, ग्राउंड नहीं बन सकता कि आप सेक्शन 389 सीआरपीसी को यूज करते हुए अपनी इस सजा को कुछ समय तक के लिए स्थगित करें। यहां पे कहना था सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस। Maya Gopinathan versus Anup SB. Supreme Court reiterates स्त्रीधन is wife's absolute property, husband holds no title over it। जैसा कि ये केस हमारा लेटेस्ट केस है 2024 का, और हर साल आपको ऐसे केसेस मिलते रहते हैं जहां पर अलग अलग हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ये बार बार बोलती आई है कि स्त्री धन पे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का ही अधिकार है, पुरुषों का यानी उनके पतियों का उस स्त्री धन पे कोई अधिकार नहीं है। अब एक बार बात कर लेते हैं स्त्रीधन होता क्या है। देखिए, जब भी महिला की शादी होती है तो उस शादी में उसको जो जो गिफ्ट्स मिले हो, कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति मिली हो, या शादी के बाद कोई संपत्ति उसके नाम हुई हो, तो वो जो जितनी भी गिफ्ट सारी संपत्ति है वो उस महिला की हो जाती है और उस संपत्ति को हम बोलते हैं स्त्रीधन। यानी उन संपत्ति पे अब सिर्फ और सिर्फ अधिकार उस महिला का है, ना कि उसके पति का या उसके किसी भी पुरुष का। अब होता क्या है, जैसे कि आमतौर पर हमारे इंडिया में कोई भी संपत्ति है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं सिंपल सी ज्वेलरी की, गोल्ड का कोई ज्वेलरी है, ठीक, अब वो है किसकी? वाइफ की है, वो स्त्रीधन। परंतु अगर हस्बैंड कोई बिजनेस करना चाहता है या कैसे भी किसी भी परिस्थिति में वो उसका जो गोल्ड का आइटम है वो उसको गिरवी रख देता है और उसको छुड़ा नहीं पाता, बाद में वो बिक जाती है, तो क्या वो जो उसने स्त्रीधन अपनी वाइफ की यूज करी, क्या वो स्त्रीधन के बदले अब वो हस्बैंड उसको कॉम्पनसेट करेगा? तो यहाँ पे अलग अलग हाई कोर्ट्स, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट बार बार यही बोलती है कि स्त्री धन पे सिर्फ और सिर्फ महिला का अधिकार है, उसकी वाइफ का ही अधिकार है। हस्बैंड पुरुष किसी भी तरीके से स्त्री धन पर कोई अधिकार नहीं जमा सकते, और अगर किसी भी कारणवश उन्होंने वो स्त्री धन खोया, ठीक है, तो वो उस स्त्री धन के बदले वो कॉम्पनसेट करेंगे अपनी वाइफ को। तो ये आपका लेटेस्ट केस है। अगर आप मीन्स आंसर राइटिंग करते हैं हिंदू लॉ से रिलेटेड तो इस लेटेस्ट केस को आप रेफर कर सकते हैं। थर्ड केस हमारा सताशी मिश्रा वर्सेस दीपक महेंद्र पांडे एंड 2 अदर्स। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट हेल्ड दैट पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड कैन कंटेस्ट प्रोसीडिंग्स टू डिक्लेयर मैरिज वॉइड आफ्टर हिज डेथ। सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट। देखिए, अगर आप हिंदू पक्ष हो यानी एक पार्टी हस्बैंड और दूसरी पार्टी वाइफ,
दोनों हिंदू हैं, तो सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आपको सेक्शन 5 में जो लिखा है उसके तहत ही शादी करनी है। यानी कि हस्बैंड अगर वाइफ से शादी करना चाहता है तो हस्बैंड की पहले से कोई शादी ना हुई हो। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हस्बैंड की ऑलरेडी शादी हो रखी है और बिना तलाक, बिना वाइफ के मरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। और सेम बात है वाइफ की, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाइफ का ऑलरेडी कोई हस्बैंड है और उसके हस्बैंड के मरने, बिना मरे या बिना डाइवोर्स दिए वाइफ ने दूसरी शादी कर ली। यानी कि हस्बैंड और वाइफ की पहले ही शादी होनी चाहिए या तलाक हो जाना चाहिए, दोनों का ये कंडीशन है। वहां पर कस्टम्स की बात करी गई है, एज की बात करी गई है, यानी कि सेक्शन 5 में जो जो लिखा है उसके तहत ही आपको शादी करनी है। और आपने अगर शादी कर ली तो आपकी शादी को हम वैध मानेंगे, लॉफुल मानेंगे, ठीक है। अब देखिए इस केस में हुआ क्या है। इस केस में जो हस्बैंड थे और जो वाइफ थी, हस्बैंड को कुछ समय बाद ये पता चला कि मेरी वाइफ की तो ऑलरेडी पहले शादी हो रखी है और जो उसका हस्बैंड है ना तो वो मरा है और ना ही डाइवोर्स दिया है हस्बैंड को। तो यानी कि वाइफ की ऑलरेडी शादी हो रखी है, वाइफ ने क्या कर ली, वाइफ ने कर लिया बाइगेमी, 2 विवाह कर लिया है, तो ये अपराध है। प्लस ये जो शादी हुई है, दूसरी शादी जो है, इस शादी कोई भी कानूनी मान्यता नहीं है। तो इसी चीज से रिलेटेड वाइफ हस्बैंड ने क्या करा, हस्बैंड इस चीज से खफा था, कोर्ट में कर दिया केस। अब कोर्ट में केस दायर करने के बाद कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद इस हस्बैंड की हो गई डेथ। अब कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि देखिए सर, हस्बैंड और वाइफ ये दोनों ही पार्टी अलग होना चाहते थे या जो भी इनके बीच में डिस्प्यूट था वो था। अगर जब हस्बैंड ही मर गया है तो ये जो केस है, ये केस खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि मैटर हस्बैंड और वाइफ के बीच में था। अब दोनों पार्टी में से एक पार्टी मर गई तो अब जो ये केस है, ये केस हो जाना चाहिए खत्म। क्योंकि देखिए केस की ना 2 टाइप का नेचर होता है। एक तो नेचर ऐसा होता है जिसमें केस का जो लाभ है वो सिर्फ पार्टियों को मिलेगा, किसी और थर्ड पार्टी को नहीं मिलेगा। परंतु ऐसे भी केस होते हैं जिसमें पार्टी जजमेंट जो आया, उस जजमेंट का जो इंटरेस्ट है, लाभ है, वो किसी थर्ड पार्टी को भी मिलेगा। तो यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने यही क्वेश्चन था कि हस्बैंड गया है मर, तो क्या उसके पेरेंट्स इस केस को आगे खींच सकते हैं, आगे अपने नाम पर कैरी कर सकते हैं। तो यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला देखिए, जो एक केस होता है ना जिसमें जजमेंट सुनाया और उस जजमेंट का लाभ किसी थर्ड पार्टी को भी मिल सकता है, तो ऐसे में अगर कोई पार्टी मर गई तो मरने के बाद वो केस अपने आप खत्म नहीं होता। अगर मरे हुए पार्टी का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो उस केस को लड़ेगा। जैसे क्या होता है शादी में, जैसे हस्बैंड वाइफ वाली इस वाली केस की बात कर लें, हस्बैंड गया है मर, तो अगर ये केस ऑलरेडी खत्म हो जाता, जैसा वाइफ ने बोला कि भाई मेरा और हस्बैंड का डिस्प्यूट था, विवाद था, हस्बैंड गया मर, तो अब जब हस्बैंड मर गया है तो लाभ किसी और को तो मिलना नहीं है, तो इस केस को यहीं खत्म कर दिया जाए। परंतु उनके सास ससुर चाहते थे कि हम इस केस को आगे लड़ें। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये बोला, देखिए जो केस है ना फैमिली वाला, अगर इस केस को हम ऐसे ही खत्म कर देंगे तो इसका कोई भी न्याय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगर देखिए वाइफ है तो वाइफ का मतलब हुआ कि अब फैमिली में जितने भी लोग हैं अब उनके बीच में संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब हमें यह डिसाइड करना है कि आप जो वाइफ बोल रही हो अपने आप को, क्या आप वैध तरीके से आपने शादी करी है, क्या आप लीगली एंटाइटल्ड हो प्रॉपर्टी लेने के लिए। यानी कि अगर वाइफ को कोर्ट ने बोल दिया कि आप वाइफ हो तो इसका मतलब संपत्ति वाइफ में भी डिवाइड होगी, और अगर आप वाइफ नहीं हो तो आप संपत्ति वाइफ के पास नहीं जाएगी। तो अब ये करना तो डिसाइड करना तो जरूरी हो गया ना कि वाइफ आप सच में एंटाइटल्ड हो प्रॉपर्टी लेने के लिए, नहीं। तो यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही बोला है कि ऐसे मैटर्स जहां पर तीसरे व्यक्ति को भी इंटरेस्ट अफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है उसके इंटरेस्ट पे, तो वो व्यक्ति भी केस को आगे बढ़ा सकता है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना था, ठीक है। 4th केस है हमारा श्री केडुकोई वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड। गुवाहाटी हाईकोर्ट रूल्ड दैट कन्फेशनल स्टेटमेंट नॉट साइंड और वेरीफाइड बाय द मजिस्ट्रेट हु रिकॉर्डेड इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड ट्रू अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी। देखिए जब भी एफआईआर होती है, पुलिस एफआईआर के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद अगर कोई साक्ष्य या अगर कोई विटनेस अपना साक्ष्य देना चाहता है, अपनी गवाही देना चाहता है, अगर वो पुलिस के सामने देगा तो उस गवाह की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप लोगों ने पढ़ रखा है इंडियन एविडेंस एक्ट में। परंतु अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने बयान देते हो तो उसकी वैल्यू है, उसको हम साक्ष्य के तौर पर ले सकते हैं। तो 164 सीआरपीसी इसी बारे में बात करता है कि अगर आप चाहते हो कि आप मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दो, बयान दो, या मजिस्ट्रेट के सामने आप कन्फेशन दो, तो वो जो कन्फेशन स्टेटमेंट है मजिस्ट्रेट के सामने, जज साहब के सामने, उसकी हाई वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला गया 164 में, आप अगर मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन देना चाहते हो
तो ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट बोलेगा कि आओ सीधा कन्फेशन दो और चले जाओ, नहीं। मजिस्ट्रेट को कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि मजिस्ट्रेट को ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है जो कन्फेशन देना चाहता है, क्या ये कन्फेशन किसी दबाव में तो नहीं दे रहा, क्या पुलिस वालों ने उसे डराया धमकाया तो नहीं है, क्या ये कन्फेशन स्वेच्छा से देना चाहता है, ठीक है। तो ये सुनिश्चित करना जज का काम है। उसके साथ साथ जज को ये भी ध्यान में रखना है कि जज साहब ये बोलेंगे कि देखो आपको डरने की बात नहीं है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहे हो और भविष्य में अगर हो सकता है तो मैं शायद या कोई और जज साहब आपकी ये कन्फेशनल स्टेटमेंट आपके विरुद्ध यूज कर सकते हैं, ठीक। इसके साथ साथ जज साहब को यह भी ध्यान देना है कि अभियुक्त को यह पता होना चाहिए कि जिसके सामने वो कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है वो है कौन। तो जज साहब बोलेंगे देखिए आप डरिए मत, मैं एक जज हूं, आप इस कमरे में हो, हम दो ही हैं, अगर आप कन्फेशनल स्टेटमेंट देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, परंतु आप किसी भी तरीके से बाध्य नहीं हो कि आप कन्फेशनल स्टेटमेंट दें, ठीक। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं 164 सीआरपीसी के तहत कि आपको वो कन्फेशनल स्टेटमेंट किस किस तरीके से, क्या प्रक्रिया है, कैसे आप लेंगे। इसके साथ अगर अभियुक्त अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट दे देता है तो मजिस्ट्रेट साहब क्या कहते हैं, उस अभियुक्त से कहते हैं कि आप इस स्टेटमेंट पे अपने हस्ताक्षर करिए। उसके साथ मजिस्ट्रेट भी उस कन्फेशनल स्टेटमेंट पे हस्ताक्षर करते हैं, जिससे कि उसकी बाद में चल के जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो हाई हो जाए। परंतु इस केस में क्या हुआ है, मजिस्ट्रेट साहब ने कन्फेशनल स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड कर लिया है, पूरा जो प्रक्रिया थी पूरी तरीके से फॉलो करी गई है, बाद में उन्होंने हस्ताक्षर नहीं करवाए, ना तो अभियुक्त से और ना ही अपने आप। तो यहां पे गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यही बोला है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब हस्ताक्षर नहीं करवाते अभियुक्त से ना अपने आप, तो उसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी जीरो, उसकी किसी भी तरीके से कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, भले ही आपने कन्फेशनल स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने ही क्यों ना करी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस है हमारा महेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस रामारामन एंड 5 others. Allahabad High Court reiterates that admissions made in WS cannot be withdrawn via amendment application under Order 6 Rule 17 CPC. अब Order 6 Rule 17 CPC बात करता है अमेंडमेंट की, यानी कि जब भी कोई सिविल वाद हमारी कोर्ट तक पहुंचता है तो वो पहले पहुंचता है भाई पार्टी प्लेन डालेगी, फिर दूसरी पार्टी को बताया जाएगा कि आपके खिलाफ मुकदमा स्टार्ट हुआ है सम्मन के माध्यम से, फिर दूसरी पार्टी अपना WS यानी रिटन स्टेटमेंट सबमिट करेगी। ये कुछ प्रक्रिया है जो हमें CP से बताई गई है। अब पार्टी जब अपनी WS फाइल करती है तो WS फाइल करने में सपोज ऐसा भी हो जाता है क्योंकि कुछ गलती हो जाए, हम ह्यूमन एरर भी हो सकता है कि हमें कुछ बोलना चाहिए था या हमें नहीं बोलना चाहिए था, हमने वहां बोल दिया, कुछ मिस्टेक हो गया WS में, तो हम ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत उसमें अमेंडमेंट यानी संशोधन कर सकते हैं। ये हमारा CPC ने हमें बताया गया है। परंतु इस मैटर में हुआ क्या है, एक वाद चल रहा था किसी संपत्ति से रिलेटेड। जिस पार्टी ने प्लेंट डाला वो बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, दूसरी पार्टी ने जो WS डाला वो बोल रही है प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक। यानी दोनों पार्टीज प्रॉपर्टी से रिलेटेड बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है। अब ये कोर्ट में सिद्ध होना था प्रॉपर्टी है किसकी, परंतु जिस पार्टी ने WS फाइल किया उसने गलती से एक ऐसा दस्तावेज फाइल कर दिया जिसमें उसने खुद ही स्वीकृत कर रखा है, खुद ही एडमिशन कर रखा है कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं, ये प्रॉपर्टी तो दूसरे व्यक्ति की है। अब ऐसा दस्तावेज आपने WS के साथ कोर्ट में सबमिट कर दिया है। अब पार्टी को इस बाद में पता चला कि यार ये क्या हो गया मेरे से, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, मैंने WS करा उसके साथ मैंने ऐसा दस्तावेज लगा दिया जो मेरे ही विरुद्ध यूज हो सकता है। तो उस पार्टी ने क्या करा, उस पार्टी ने ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत एक एप्लीकेशन लगाई कि सर मुझे अपना WS यानी रिटन स्टेटमेंट को अमेंड करना है, संशोधन करना है, जो कि उसका राइट है भाई, आपने लॉ में लिखा है। परंतु यहां पे क्या बोला, यहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि बिल्कुल आपकी बात सही है, आपका ये अधिकार है कि आप संशोधन कर सकते हो अपने WS को, परंतु अगर आप WS के साथ कुछ ऐसी चीज को अटैच कर रहे हो जो आपके खिलाफ यूज हो सकता है, तो तब आपके पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैटर तो सारा यही है ना कि संपत्ति है किसकी, और आपने ऐसा दस्तावेज साथ में लगा दिया है जो ये खुद सिद्ध कर रहा है कि ये दस्तावेज आपका नहीं, आप दूसरी पार्टी का है। तो ऐसे में आपको अमेंडमेंट संशोधन करने का कोई भी अधिकार नहीं है, यहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको साफ मना कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट केस है श्रीकांत उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। Supreme Court ruled that no anticipatory bail for accused with pending non-bailable warrant and proclamation under section 82 CRPC। देखिए एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल होता है लेट सपोज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने
जो नॉन बेलेबल अपराध किया है उस अपराध से रिलेटेड पुलिस आके मुझे अरेस्ट कर सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन भागूंगा, मैं कहूंगा सर प्लीज मुझे आप एक वारंट दे दीजिए, मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए। एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ और सिर्फ नॉन बेलेबल अपराध से रिलेटेड ही मिलती है। तो अगर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन आपको ग्रांट कर देते कि ठीक है आप एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, तो इसके फायदे क्या है? तो इसका फायदा यह है कि आप अपने घर में बैठे हो, पुलिस आई, पुलिस ने आपको कर लिया गिरफ्तार। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कहां लेके जाती है? थाने में। परंतु थाने ले जाने से पहले आपने पुलिस को दिखा दिया कि सर ये देखिए हाई कोर्ट ने मुझे पहले ही एंटीसिपेटरी बेल दे रखी है। तो अब क्या होगा? पुलिस आपको छोड़ देगी क्योंकि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ने आपको एंटीसिपेटरी बेल दे दिया। परंतु यहां पे क्या हुआ है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास जो मैटर आया वो ये आया कि एक तरफ तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ने आपको एंटीसिपेटरी बेल दे रखी है, दूसरी तरफ जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है उस कोर्ट ने आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कर रखा है। ठीक है, तो आइए पहले थोड़ा सा जान लेते हैं वारंट के बारे में। देखिए वारंट का मतलब हो गया कि आपको गिरफ्तार करके लेके आया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि कोर्ट सीधा वारंट इशू करती है, कोर्ट पहले आपको समन भेजती है कि आप अपनी स्वेच्छा से खुद आ जाओ। अगर भाई आप खुद आ जाओगे फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप खुद नहीं आ रहे हो समन के बाद भी तो कोर्ट आपका वारंट इशू करती है, यानी कि गिरफ्तारी का वारंट। परंतु गिरफ्तारी वारंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेलेबल, दूसरा होता है नॉन बेलेबल। तो कोर्ट सबसे पहले बेलेबल वारंट इशू करती है। बेलेबल वारंट में होता क्या है कि पुलिस आपके पास जाएगी और आपसे कहेगी देखो आपके खिलाफ कोर्ट ने बेलेबल वारंट इशू किया है, तो अगर आप अपने सहयोग में किसी और व्यक्ति की गारंटी देना चाहते हो, श्योरिटी देना चाहते हो तो आप दे दो, हम आपको छोड़ देंगे, परंतु आपको इस तारीख को कोर्ट में उपस्थित होना है। अगर सामने वाले व्यक्ति ने आपको श्योरिटी दे दी, अमाउंट भी दे दिया, बॉन्ड भी भर दिया कि मैं कोर्ट में उपस्थित हो जाऊंगा, तो पुलिस वाला आपको छोड़कर चला जाएगा और आपको आना है, परंतु आप तब भी नहीं आए। तो अब मजिस्ट्रेट साहब जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है वो मजिस्ट्रेट साहब आपके खिलाफ अब क्या करेंगे? नॉन बेलेबल वारंट इशू कर देंगे। यानी कि अब पुलिस वाला सीधा आपको आएगा, अरेस्ट करके लेके जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने सौंप देगा। ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दो चीजें आई कि एक तरफ है अपना एंटीसिपेटरी बेल, दूसरी तरफ है अपना नॉन बेलेबल वारंट। अब भाई एक चीज तो कह रहा है आपको बेल मिल जाएगी और दूसरी चीज मना कर रहा है कि आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको गिरफ्तार करके कोर्ट में लाया जाएगा। तो इन दोनों में हो गई लड़ाई। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके पास नॉन बेलेबल वारंट है और दूसरी तरफ आपके पास एंटीसिपेटरी बेल है, तो ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल की कोई भी महत्वता नहीं है। अगर उस कोर्ट ने, जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है, उसने बेलेबल वारंट इशू किया तो अब एंटीसिपेटरी बेल की कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस आपको आएगी, गिरफ्तार करेगी और मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाएगी। ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। लास्ट केस देख लेते हैं, कलिंग उर्फ कुशाल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका बाय पुलिस इंस्पेक्टर। सुप्रीम कोर्ट हैज asserted that extrajudicial confession lacks substantial evidentiary weight if it is not corroborated by other evidence on record। ठीक है, एविडेंस एक्ट में देखिए कन्फेस अगर आपको करना है तो दो तरीके से आप कर सकते हो, एक है जुडिशियल कन्फेशन, एक है अपना एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अब ये दोनों चीज है क्या, आइए समझते हैं। जुडिशियल कन्फेशन ऐसी प्रक्रिया है कि आप, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वो खुद जज साहब के सामने जाके स्वीकारता है कि सर मेरे से गलती हो गई, मैंने ही अपराध किया है और मुझे मेरे अपराध करने का बहुत ही ज्यादा पश्चाताप हो रहा है और मुझे आप सजा दे दीजिए। यानी कि आप जज के सामने खुद कबूल रहे हो कि आपने ही अपराध किया है। तो ये जो चीज है, ये जो प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं जुडिशियल कन्फेशन और इसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है ये काफी हाई होती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पे भी आपको सजा सुना दी जा सकती है। ठीक है, ये हो गया अपना जुडिशियल कन्फेशन। दूसरा होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, यानी कि वो कन्फेशन जो आप जज साहब के अतिरिक्त या जज साहब के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के सामने कन्फेस कर रहे हो। ठीक है, जैसे पुलिस वाले हो गए या कोई भी व्यक्ति हो गया, फैमिली मेंबर हो गया, पड़ोसी हो गया, उसके सामने बोला कि हाँ कल जो चोरी हुई थी ना, वो चोरी तो मैंने ही करी थी। यानी आप खुद ही कबूल रहे हो, परंतु जज के सामने नहीं, किसी और व्यक्ति के सामने। तो ये होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की एक्स्ट्रा एविडेंशियरी वैल्यू होती है वो कम होती है। ठीक है, जुडिशियल कन्फेशन की हाई होती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की कम होती है। अब हुआ क्या है, इस केस में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की बेटी का मर्डर कर दिया, यानी कि हत्या कर दी।
हत्या करने के बाद वो व्यक्ति उस लड़की के पिता के पास पहुंचा और कहा कि मैंने आपकी बेटी को खुद मारी है, यानी मैंने ही आपकी बेटी की हत्या करी है। अब वो पिता उस आदमी को लेके थाने गया और उसके खिलाफ एफआईआर लिखाई, ठीक है। परंतु इस केस में हुआ क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के अलावा कोई और एविडेंस नहीं थे जो ये सिद्ध कर सके कि हाँ इस व्यक्ति ने ही उस पिता की बेटी की हत्या की है। ये कहीं पे भी कोई भी एविडेंस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के अलावा नहीं था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के अलावा कोई अन्य एविडेंस नहीं है तो वो जो एविडेंशियरी वैल्यू है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की, उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। हम इस बेसिस पे किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं सुना सकते। तो ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, केसेस समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक धन्यवाद।